तो आज के लेक्चर में अपन पहले सीखेंगे डीके सर्किट, फिर अपन ट्रांसफार्मर और एडी करंट के बारे में बात करेंगे। डीके सर्किट बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने ग्रोथ सर्किट सीखा है, बिल्कुल वैसे ही डिराइव होके आता है और इट इज सिमिलर टू जो आपने कैपेसिटर में डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर सीखा है ना, बिल्कुल वैसा ही सर्किट बनता है। तो ध्यान से देखिए इसमें क्या होता है। डीके सर्किट, करंट डीके सर्किट, करंट का डीके सर्किट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक सर्किट में मान लो एक रेजिस्टर और एक इंडक्टर दोनों है ना, सर्किट क्लोज था, करंट फ्लो हो रही थी, स्टेडी स्टेट पे था सर्किट, है ना। तो आप जानते हो स्टेडी स्टेट पे करंट कांस्टेंट हो चुकी होगी, आई नॉट इज इक्वल टू ई बाय आर। अब देखो एक काम की बात, जो सर्किट मैं अभी बनाऊंगा, मतलब जो एक्सपेरिमेंट में अभी बताऊंगा वो एक्चुअली गलत है। इसका सर्किट दूसरे टाइप का होगा। क्यों? क्योंकि आपको बुक्स में भी यही सब लिखा मिलेगा, इसलिए मैं इसी से सिंपली प्रूव कर रहा हूँ। बट एक्चुअली क्या होता है वो सर्किट मैं आपको डेरिवेशन के बाद बना के दिखाऊंगा, है ना? मैं भी आपसे क्या कहूंगा कि ये सर्किट ऐसा एस्टेब्लिश्ड है और फिर मैंने इस बैटरी को हटा दिया, मतलब इन दोनों पॉइंट्स को मैंने आपस में डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया, तो उसके डीके सर्किट बनेगा। बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं कर सकते। चार्ज में ऐसा कर सकते थे, करंट में ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि कैपेसिटर चार्ज स्टोर करके रख सकता है, करंट स्टोर नहीं हो सकता। जैसे मैं सर्किट यहां से ओपन करूंगा बैटरी हटाने के लिए, वैसे ही करंट जीरो हो जाएगी। जैसे ही मैं सर्किट ओपन करूंगा वैसे ही करंट क्या हो जाएगी, जीरो। तो इसलिए ये सर्किट अपन ऐसे स्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे, है ना। इसका दूसरा सेटअप होता है जिसमें अपन करंट को जीरो नहीं करते हैं, एक दूसरी ब्रांच रखते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। बट अभी समझने के लिए अपन सिंपली ये कह रहे हैं कि इसमें मैक्सिमम करंट जा रही थी और हमने बैटरी को हटा दिया, तो अब करंट धीरे धीरे कम होगी। बस समझने के लिए थ्योरेटिकली बना रहे हैं, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली कैसे बनाएंगे मैं भी बताऊं, ठीक है। तो ये अपना सेटअप है, स्टेडी स्टेट पे है सर्किट। काफी टाइम पहले सर्किट के स्विच को बंद किया था, ये स्टेडी स्टेट पे आ चुका है। अब मैं कहता हूं कि t इक्वल टू जीरो पे मैं इसको हटा देता हूं, बैटरी को इस पॉइंट के ए और बी नाम दे देता हूं। तो अपन कहते हैं कि t इक्वल टू जीरो, बैटरी इज रिमूव्ड एंड ए एंड बी आर कनेक्टेड, ए एंड बी को कनेक्ट किया गया, है ना। तो क्या होगा, बैटरी वाला पार्ट हटा दो, सर्किट बना दो। ये रेजिस्टर, ये इंडक्टर, है ना। तो ये डायग्राम t इक्वल टू जीरो पे है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि इंडक्टर की करंट सडनली चेंज नहीं होती। तो अगर पहले इंडक्टर में ये करंट जा रही है तो अभी भी इंडक्टर में यही करंट जाएगी। तो t इक्वल टू जीरो पे सर्किट सेम बनेगा। t इक्वल टू जीरो पे इंडक्टर में कितनी करंट फ्लो हो रही होगी, ई नॉट बाय आर, दैट इज आई नॉट, क्योंकि इंडक्टर की करंट सडनली चेंज नहीं होती। लेकिन ये करंट ऐसे ही फ्लो होते नहीं रह सकती, कुछ टाइम बाद ये करंट कम होते होते जीरो हो जाएगी, है ना। तो ये डायग्राम सिर्फ t इक्वल टू जीरो पे बनाया कि मैंने सिंपली बैटरी को रिप्लेस किया है। तो इंडक्टर वाली ब्रांच में जितनी करंट पहले जा रही थी उतनी ही करंट अभी भी जा रही है, दैट इज आई नॉट, दैट इज इक्वल टू ई बाय आर। कुछ टाइम के बाद मैं सर्किट का डायग्राम बना रहा हूँ। तो कुछ टाइम के बाद अपन कहेंगे कि सर्किट में कुछ आई करंट फ्लो हो रही होगी, है ना, और आई कम हो रहा होगा। सर्किट में आई करंट फ्लो हो रही होगी और आई की वैल्यू कम हो रही होगी। तो मैं डी आई बाई डी टी जो टर्म आएगी ना, ये टर्म नेगेटिव आएगी। अगर आई डिक्रीज हो रहा है तो डी आई बाई डी टी निगेटिव आएगा, आई इंक्रीज होता है तो डी आई बाई डी टी पॉजिटिव होता है। तो किसी भी जनरल टाइम टी पे सर्किट है, एट जनरल टाइम टी, जनरल टाइम टी पे सर्किट ये है कि आई करंट फ्लो हो रही है और करंट डिक्रीज हो रही है,
और लंबे टाइम के बाद तो करंट क्या हो जाएगी, जीरो। आफ्टर लॉन्ग टाइम करंट विल बिकम जीरो। तो क्वेश्चन को, इस सर्किट को सॉल्व करने से पहले एक चीज तो आप ऐसा ही सोचिए कि बेटा जब ये स्टेडी स्टेट में था तो इस इंडक्टर में कुछ एनर्जी स्टोर थी। कितनी एनर्जी स्टोर थी, हाफ एल आई स्क्वायर। आपने बैटरी हटा दी और अभी भी कुछ टाइम तक इस सर्किट से करंट फ्लो हुआ, मतलब रेजिस्टर के अंदर हीट लॉस होता होगा। जब जब मैं कहूं कि सर्किट में करंट होगा तब तब इस रेजिस्टर से कुछ पावर आएगी, आई स्क्वायर आर, है ना, और इसमें हीट लॉस होगा। वो हीट लॉस कहाँ से आ रहा है, तो आप कहोगे इंडक्टर की जो स्टोर एनर्जी थी वही पूरी की पूरी कहाँ जा रही है, रेजिस्टर के हीट लॉस में। फाइनली क्या होगा, इंडक्टर की पूरी एनर्जी कहाँ जाएगी, रेजिस्टर के हीट लॉस में। तो मैं पूछूं कि सर्किट के डिस्चार्जिंग के ड्यूरिंग या सर्किट के डीके के ड्यूरिंग रेजिस्टर में टोटल हीट लॉस कितना होगा, तो उतना ही होगा जितना इंडक्टर में स्टोर एनर्जी थी। इंडक्टर की स्टोर एनर्जी क्या थी, हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। वो पूरी की पूरी कहाँ लॉस हो जाएगी, रेजिस्टर के अंदर। वो अपन बाद में करेंगे, पहले अपन इस लूप में केवीएल लिख लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं। करंट डिक्रीज हो रही है तो ये जो ईएमएफ की बैटरी आएगी ये करंट को सपोर्ट करेगी, ऐसा। तो अगर मैं इसे लूप में इक्वेशन लिखूं तो यहां से गए तो माइनस आई आर और ये आया यहां से प्लस ये ईएमएफ एल डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू जीरो। और एक्चुअली ना ये डी आई अपॉन डी टी निगेटिव है। ये डी आई अपॉन डी टी कैसा है, निगेटिव है, तो मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे एक माइनस लिख रहा हूँ। डी आई अपॉन डी टी को पॉजिटिव करने के लिए मैंने वहां एक माइनस लिखा है ना, क्योंकि मैं यहाँ पे मैंने पोलरिटी बना दी है तो मैंने इस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड लिखा है, ये एक पॉजिटिव टर्म है। एल और माइनस डी आई अपॉन डी टी ये पूरी की पूरी एक पॉजिटिव टर्म है जो मैंने सर्किट में पोलरिटी के हिसाब से ड्रॉ कर दी। डी आई बाई डी टी के सामने माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये अपने आप में एक नेगेटिव टर्म है, इसको पॉजिटिव बनाने के इसको उस तरफ ले गए तो अपने पास क्या मिला, एल डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस आई आर, आई को एक तरफ, डी आई अपॉन आई इज इक्वल टू माइनस आर अपॉन एल डी टी, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे। आई की लिमिट आई नॉट से आई तक, टी की लिमिट 0 से टी तक, क्योंकि टी इक्वल टू 0 पे करंट आई नॉट थी। तो वो बच गया बेटा एल एन आई अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी अपॉन एल। लॉग हटाएंगे तो आई बनेगा आई इज इक्वल टू, वो पहले उधर एक्सपोनेंशियल फिर आई नॉट से मल्टीप्लाई, आई नॉट ई रेज टू पावर माइनस आर टी अपॉन एल। इसको आप टाउ लिखते थे, सो आई इज इक्वल टू आई नॉट ई रेज टू पावर माइनस टी अपॉन टाउ। दिस इज equation of decay of current. I is equal to I naught e raised to power minus t upon tau. वापस इसके बारे में वो सारी कहानियां लिख सकते हैं। मेरे पास इक्वेशन आई, I is equal to I naught e raised to power minus t upon tau. I naught क्या है, मैक्सिमम करंट, टाउ क्या है अपना L by R। मैं पूछूं कि at t equal to tau सर्किट में करंट क्या होगा, तो t equal to tau रखोगे तो करंट की वैल्यू आएगी I naught e raised to power minus 1 which is 0.37, so it is 0.37 I naught। मैं आपसे पूछूं कि टाइम व्हेन I is equal to I naught by 2, वो टाइम जब करंट आधी हो जाएगी तो हाफ लाइफ हम जानते हो ये क्या आएगा, t half is equal to tau ln 2 L by R into 0.69। तो ये हाफ लाइफ आएगी कि ये सब बातें एज इट इज सेम है कि कितने टाइम के बाद क्या होगा, है ना। फिर आप हाफ लाइफ का एक बेसिक कंसेप्ट जानते हो कि t इक्वल टू 0 पे अगर ये आई नॉट था तो t इक्वल टू टी एच, एक हाफ लाइफ के बाद, हाफ लाइफ का कंसेप्ट यही होता है, ये आई नॉट बाई 2 हो जाएगा। एक हाफ लाइफ और बीती, मतलब 2 टी एच टाइम हो चुका है, 2 हाफ लाइफ के बराबर, तो ये आई नॉट बाय 4 हो जाएगा। एक हाफ लाइफ और बीती
t इज इक्वल टू 3th हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आई नॉट बाय 8 एंड सो ऑन। तो n हाफ लाइफ के बाद जो करंट हो जाती है वो आई नॉट अपॉन 2 raised to power n हो जाती है। आफ्टर n हाफ लाइफ I is equal to I naught upon 2 raised to power n। n हाफ लाइफ के बाद करंट वही जैसा कि अपन किसी भी डीके में लेते हैं, केमिकल काइनेटिक्स में आप ये फर्स्ट ऑर्डर डीके में सीखते हो, न्यूक्लियर फिजिक्स में सिखाऊंगा, और मैं ये चार्ज में बता चुका हूँ। एक हाफ लाइफ के बाद आधी, 2 हाफ लाइफ के बाद उसकी भी आधी, 3 हाफ लाइफ के बाद मतलब एक और बीता तो पिछले वाले की भी आधी। हर एक हाफ लाइफ के बाद करंट पिछले करंट की आधी हो जाएगी। देखो यहाँ से यहाँ का इंटरवल कितना है, एक हाफ लाइफ का। यहाँ से यहाँ का इंटरवल कितना है, एक हाफ लाइफ। यहाँ से यहाँ का इंटरवल कितना है, एक हाफ लाइफ। हर एक हाफ लाइफ के बाद करंट अपनी पिछले वैल्यू की आधी होती जाएगी। ये बेसिक सा अपना डीके का सर्किट। ठीक, सर्किट का टाइम कांस्टेंट वापस वही L/R है ना, L और R पे डिपेंड करता है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं आपके सामने, सॉरी आई का ठीक है सर, तो करंट कहाँ से स्टार्ट होगी, E/R से, और कम होनी स्टार्ट होगी, लंबे टाइम बाद 0 होगी, कुछ टाइम बाद करंट I0/2 बनेगी। वो टाइम क्या होगा, टाउ ln2। कुछ टाइम बाद करंट 0.37 I0 होगी। वो टाइम क्या होगा, t इक्वल टू टाउ। फिर ऐसे ही एक ग्राफ बनाते हैं मॉड di/dt का, क्योंकि di/dt तो अपने आप में नेगेटिव, देखो इस ग्राफ का स्लोप ऊपर हमेशा नेगेटिव था, इस ग्राफ का स्लोप हमेशा नेगेटिव था, तो मॉड di/dt का ग्राफ बनाते हैं। यहाँ से भी आप di/dt निकालोगे वही आएगा, तो मॉड di/dt आएगा E/L e⁻⁻ माइनस t अपॉन टाउ। di/dt नेगेटिव आएगा माइनस साइन के साथ, मैंने उसका मॉड लिया, वो भी ऐसा कम होता है, E/L से कम होता होता 0 हो जाता है ना। ये तो मैंने आपको ये थ्योरेटिकल सेटअप बता दिया कि ऐसा होता है, लेकिन मैंने पहले ही आपको कहा कि ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जैसे ही आप सर्किट का बैटरी हटा के ए और बी पॉइंट को कनेक्ट करने जाओगे उतने देर में करंट 0 हो जाएगी। तो एक्चुअली ये सेटअप कैसे करते हैं, ये देखो क्वेश्चन की फॉर्म में ही है ये, है ना। तो एक्चुअली ये सेटअप कैसे किया जाता है कि आपके पास एक रेजिस्टर होगा, एक इंडक्टर होगा, कुछ R1 है और ये कुछ L है। आपके पास एक और रेजिस्टर होगा R2, और अब आपके पास यहाँ बैटरी होगी। ये होगा आपका सेटअप। सेटअप एस्टेब्लिश्ड होगा, है ना। मान लो ये स्टेडी स्टेट आ चुकी है, स्टेडी स्टेट। तो स्टेडी स्टेट में इस ब्रांच में करंट क्या फ्लो हो रही होगी, इसके क्रॉस ईएमएफ कितना है E, तो इस ब्रांच में करंट जाएगी E/R2। और स्टेडी स्टेट में इस ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रही होगी वो होगी E/R। दिस इज द सर्किट एट स्टेडी स्टेट। अब मैं कहता हूं कि बैटरी को रिमूव कर दी। अब बैटरी रिमूव कर सकते हैं। अब बैटरी रिमूव करते ही इंडक्टर की करंट सर्किट चेंज नहीं होगा, बैटरी इज रिमूव्ड। देखो बेटा, बैटरी हटाते ही ना अपने पास सर्किट ये बचेगा, सर्किट अभी भी कंप्लीट है, एक लूप। इसीलिए सेटअप करते हैं कि इसमें अपना सर्किट अभी भी कंप्लीट है। अब करंट लिखनी है, ध्यान से सुनना। थ्योरी क्या है, थ्योरी ये है कि इंडक्टर की करंट चेंज नहीं होती, मतलब ये करंट कितनी होगी, E/R। E/R और लूप कंप्लीट होना चाहिए, तो यहाँ भी करंट कितनी जाएगी, E/R1। मतलब इस रेजिस्टर में करंट सडनली चेंज हो जाएगी। पहले ये लेफ्ट टू राइट E/R2 थी, अब ये राइट टू लेफ्ट E/R1 हो जाएगी। रेजिस्टर में करंट सडनली चेंज हो सकती, इंडक्टर में नहीं हो सकती। इसलिए अपने बेसिक थ्योरी यही आएगी। तो यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे कोई पूछेगी करंट क्या होगी, तो I0 की वैल्यू क्या आएगी, E/R1।
दिस इज करंट इन द सर्किट एट t इक्वल टू 0। और मैं आपसे पूछूं इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट क्या होगा, टाइम कांस्टेंट ऑफ दिस सर्किट, है ना, तो L अपॉन R1 प्लस दिस इज टाइम कांस्टेंट। इसका चार्जिंग के ड्यूरिंग टाइम कांस्टेंट क्या था, मान लो मैंने इसको जब सर्किट में कनेक्ट किया था, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, मैंने जब इसको सर्किट में कनेक्ट किया होगा पहली बार, तो सिर्फ इसकी चार्जिंग हो रही होगी, सिर्फ इसकी, इसमें तो कांस्टेंट जाएगी करंट। ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ सर्किट हमें इससे कोई मतलब नहीं था, सिर्फ इससे मतलब था। आप सोच के देखो, इसमें हमेशा कांस्टेंट करंट फ्लो होगी, ये ग्रोथ सर्किट है, तो चार्जिंग के ड्यूरिंग टाइम कांस्टेंट आएगा L बाय R1। क्या आएगा, L बाय R1। बट जैसे मैं बैटरी को हटाता हूँ तो ये सर्किट, और अब टाइम कांस्टेंट आएगा L बाय R1 प्लस R2। तो वापस अपन करंट की इक्वेशन लिख सकते हैं, कैसे, आई नॉट पता है, टाइम कांस्टेंट पता है, तो अपनी इक्वेशन होगी आई इज इक्वल टू आई नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस टी अपॉन टाउ। और ध्यान रखना ये सर्किट ऐसा बनाया जाता है, ठीक है। ये अपनी बेसिक सी कहानी है कि सेटअप एक्चुअली कैसा बनता है इस बेसिक। और ये करंट ई बाय आर वन क्यों हुई पूरे सर्किट में, क्योंकि इंडक्टर की करंट सडनली चेंज नहीं होती है। सर्किट में चेंज करने से पहले इंडक्टर की करंट कितनी थी, ई बाय आर वन, तो सर्किट में चेंज करने के बाद भी इंडक्टर की करंट कितनी होगी, ई बाय आर वन। मैं आपसे पूछूं कि डीके की इक्वेशन क्या होगी, आई इज इक्वल टू आई नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस टी अपॉन टाउ। किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। चलिए, एक सिंपल सा नहीं, एक अच्छा सा क्वेश्चन रहेंगे, है ना, इंडक्टर पे बेस्ड, तो कई जगहों पे आपको पूछा जाएगा, मिलेगा। दो ऐसे इंडक्टर लगे हुए हैं, और तीन ऐसे बल्ब लगे हुए हैं। ये बैटरी है, ये स्विच है, ये तीन बल्ब है, B1 B2 B3, ये दो इंडक्टर है, L1 L2। आपसे कहा गया कि L1 एंड L2 साथ साथ लिखते चलो, क्वेश्चन आर आइडेंटिकल, L1 and L2 are identical coils. B1, B2 and B3 are identical bulbs. B1, B2, B3 क्या है, आइडेंटिकल बल्ब है, ठीक है। कहा गया है कि स्विच वॉज क्लोज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, स्विच वॉज क्लोज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, स्विच लंबे टाइम तक बंद था, है ना। नाउ इट इज ओपनड, नाउ इट इज ओपन, इसको ओपन किया गया स्विच को। What can you say about brightness of B1, B2 and B3 just after opening? ओपन करने के ठीक बाद B1, B2 और B3 की ब्राइटनेस के बारे में क्या कह सकते हैं। मैं ऑप्शंस लिख रहा हूँ। B1 will remain same, B2 and B3, B1, B2, B3 remain same, ब्राइटनेस की बात कर रहे हैं, B1 सेम रहेगा, B2 सेम रहेगा,
B1 की ब्राइटनेस इंक्रीजेस, B1 की ब्राइटनेस डिक्रीजेस। ये 4 ऑप्शन है, सिंगल करेक्ट है ना। मैंने ऑप्शन चेंज कर लिए, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। चलिए मल्टीपल करेक्ट रहता है कई बार, मैंने आपके लिए इसको सिंगल करेक्ट बना दिया, मैंने ऑप्शन चेंज कर दिया कि B1 की ब्राइटनेस सेम रहेगी, B1 B2 B3 तीनों की ब्राइटनेस सेम रहेगी, B1 की ब्राइटनेस इंक्रीज होगी, B1 की ब्राइटनेस डिक्रीज होगी ना। और अपने को जस्ट आफ्टर ओपनिंग बात करनी, ठीक स्विच को ओपन किया है उस टाइम पे B1 B2 B3 की ब्राइटनेस क्या होगी। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ सोचने के लिए, सोचिए, क्वेश्चन लिख लीजिएगा आप, लिखने का सफिशिएंट टाइम था क्वेश्चन के साथ साथ, मैं बस एक्सप्लेन करूंगा कि क्या होगा। और आपका जो भी आंसर हो ABCD में से आप चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। काफी कुछ मिलता जुलता है एक्सप्लेनेशन, बट वो नहीं है जो उसने बोला है, आंसर तो सी ही है। देखो ध्यान से, ये तीनों बल्ब आइडेंटिकल हैं और दोनों इंडक्टर कॉइल्स आइडेंटिकल है। तो मैं सर्किट का डायग्राम स्विच ओपन करने के पहले बना लूं। बल्ब की जगह मैं मान सकता हूं कि रजिस्टर लगे हुए हैं, है ना, बल्ब मतलब रजिस्टर। स्टेडी स्टेट आ चुकी होगी, तो स्टेडी स्टेट में कॉइल का तो कोई काम होता नहीं है। ये बल्ब ई वाला, सॉरी बैटरी ई वाली है, तीनों रजिस्टर आर मान लेते हैं। इंडक्टर में स्टेडी स्टेट में इसकी कोई जरूरत नहीं होती, तो इन तीनों में करंट जारी होगी ई बाय आर। इसमें भी करंट जारी होगी ई बाय आर, और इसमें भी करंट जारी होगी ई बाय आर। ये अभी स्टेडी स्टेट है। स्टेडी स्टेट में तीनों बल्ब्स में करंट सेम जा रही होगी, ई बाय आर ई बाय आर ई बाय आर, मतलब ये इक्वल ब्राइटनेस के साथ शाइन कर रहे होंगे। अब मैंने क्या किया, मैंने बैटरी को हटा दिया। बैटरी के हटाते ही सर्किट ये बचेगा। बैटरी के हटाते ही सर्किट ये बचेगा, ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये एल है, ये एल है। अब कहानी सुनना। अब कहानी ये होती है कि थ्योरी ये कहती है कि इंडक्टर की करंट चेंज नहीं होगी। इस इंडक्टर में पहले कितनी करंट जा रही थी, ई बाय आर। इस इंडक्टर में कितनी करंट जा रही थी, तो ई बाय आर इधर वाली और ई बाय आर आगे वाली। तो इस इंडक्टर में पहले करंट थी 2 ई बाय। तो इस इंडक्टर में बाद में भी करंट कितनी होगी, ई बाय आर, क्योंकि इंडक्टर की करंट सडनली चेंज नहीं होती। इस इंडक्टर की करंट क्या होगी, तो पहले कितनी थी 2 ई बाय आर, तो अभी भी कितनी होगी 2 ई बाय आर। 2 ई बार कर, तो यहाँ से आगे की करंट सर्किट की सेम रहेगी। 2 ई बाय आर इधर से आएगी, ई बाय आर इधर जाएगी, ये दोनों मिलेंगे और अब इधर की तरफ करंट आएगी 2 ई बाय आर। एक्चुअली में करंट सर्किट में ऐसे फ्लो होगी। अगर आप ध्यान से देखें तो इस बल्ब में पहले कितनी करंट फ्लो हो रही थी, ई बाय आर। अब कितनी फ्लो हो रही है, 2 ई बाय आर। इनकी ब्राइटनेस सेम रहेगी, B2 एंड B3, इनकी ब्राइटनेस सेम रहेगी, लेकिन 1 वाले की करंट 2 टाइम्स हो गई। देखो पहले ई बाय आर थी, अब कितनी हो गई 2 ई बाय आर। तो करंट थ्रू B1 2 टाइम्स हो गया, तो पावर ऑफ B1 4 टाइम्स हो जाएगा। तो एक्चुअली में B1 की ब्राइटनेस उस इंस्टेंट पे 4 टाइम्स हो जाएगी, क्योंकि उसकी करंट 2 टाइम्स हो गई। क्योंकि ये सर्किट कंप्लीट होना है, इंपॉर्टेंट ये टर्म थी कि एक्चुअली इनकी करंट सेम रहेगी और सर्किट कंप्लीट तो होगा। तो सर्किट कंप्लीट होने के लिए अगर यहाँ से करंट 2 ई बाय आर जा रही है, तो यहाँ से करंट 2 ई बाय आर आनी होगी। तो इसकी करंट अचानक से कितनी हो जाएगी 2 ई बाय आर, मतलब पहले से 2 टाइम्स। और अगर करंट पहले से 2 टाइम्स हो गई, तो इसका पावर पहले से 4 टाइम्स हो जाएगा। जल्दी लिखिए, आंसर तो वही है सी। एक्सप्लेनेशन ऐसे करना था, जल्दी नोट कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे, ट्रांसफॉर्मर्स।
ट्रांसफार्मर्स। सबसे पहले तो ट्रांसफार्मर होते क्या हैं, कहाँ यूज किए जाते हैं, क्या काम है इनका। हम्म, तो देखो होता क्या है ना कि जो पावर प्लांट में जो पावर जनरेट हो रही होती है वो भी लो वोल्टेज पे ही होती है, 220 या 440 पे होती है। जो पूरा का पूरा ट्रांसमिशन सिस्टम है, इसको आप समझो अगर, तो ये पावर प्लांट है और ये हमारा डोमेस्टिक यूज है, इंडस्ट्रियल यूज या डोमेस्टिक यूज कुछ भी मान लो। तो ये पावर प्लांट है और ये डोमेस्टिक यूज है। तो यहाँ से यहाँ तक जो एनर्जी आती है वो ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू आती है। बेसिक में इसका बॉक्स डायग्राम बनाऊं तो यहाँ से यहाँ तक जो लाइन आती है वो ट्रांसमिशन लाइन से होके आती है, जो अपने तार वार लगे होते हैं पूरे रास्ते में। यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ के बारे में जानना है तो देखना ध्यान से। ये हो भी होता है लो वोल्टेज पे, जो पावर प्रोड्यूस होती है वो लो वोल्टेज पे होती है। और जो डोमेस्टिक यूज होता है ये भी लो वोल्टेज पे होता है, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूज। कहीं पे 220 वोल्ट, कहीं पे 440 वोल्ट, और पावर जो बनती है वो भी यही कुछ 220 440 पे बनती है। लेकिन जो ट्रांसमिशन होता है ये हाई वोल्टेज, जो आपके घर के सबसे पास जो आप ट्रांसफार्मर देखते हो ना, ट्रांसफार्मर, उसमें जो पावर, उसमें जो लाइन आ रही होती है तार, वो 11,000 वोल्ट पे होती है। ट्रांसफार्मर का जो इनपुट होता है ना वो 11,000 वोल्ट होता है, वहां से वो आपको 220 या 440 का आउटपुट देता है। और जो आप कभी कहीं जाते होगे तो आप जो खेतों में वो लाइन देखते होगे ना, कि खेतों के बीच से बिल्कुल वो जायंट से टावर्स बने हुए हैं और उस पे वो तार जा रहे हैं ट्रांसमिशन लाइन के, उनकी वोल्टेज कहीं 33 केवी, कहीं 132 केवी, इस टाइप की होती है। 1,32,000 वोल्ट, ऐसा बहुत ही हाई पावर पे ट्रांसमिशन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हाई पावर पे ट्रांसमिशन करने पे ट्रांसमिशन लॉसेस कम होते हैं। तो हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन क्यों किया जाता है? टू मिनिमाइज लॉसेस। टू मिनिमाइज लॉसेस, बिजली कहाँ से कहाँ भेज देते हैं, तो हम कम से कम लॉस चाहते हैं, इसलिए पावर का ट्रांसमिशन हाई वोल्टेज पे किया जाता है। तो जरा सोच के देखिए कि हमने पावर बनाई लो वोल्टेज पे, भेजनी है हाई वोल्टेज पे, और फिर से यूज करनी है लो वोल्टेज पे, तो हमें इसके वोल्टेज को चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो चीज यूज होती है जिससे हमने वोल्टेज को बढ़ाया है, यहाँ यूज होता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। क्या यूज होता है? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। और यहाँ पे जब हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में चेंज करते हैं तो यूज करते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। एक्चुअली में ट्रांसफार्मर का काम ही यही है कि पावर को एक वोल्टेज से दूसरे वोल्टेज में चेंज करना। व्हाट इज द यूज ऑफ ट्रांसफार्मर? टू कन्वर्ट पावर, पावर जो आपके पास जा रही होती है फ्रॉम वन वोल्टेज टू अदर, पावर को सिर्फ कन्वर्ट करता है ये, है ना, याद रखना। इट कैन नॉट प्रोड्यूस पावर, ये पावर प्रोड्यूस नहीं कर सकता। इट कैन नॉट प्रोड्यूस पावर, ये सिर्फ पावर को एक वोल्टेज से दूसरे वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। किस प्रिंसिपल पे काम करता है ये? म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। इट इज यूज्ड फॉर एसी। क्यों होता है बताऊंगा। इट इज यूज्ड फॉर एसी, कैन नॉट बी यूज्ड फॉर डीसी। डीसी करंट के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस का सिस्टम तभी काम करेगा जब करंट वेरिएबल होगी, है ना। डीसी में करंट कांस्टेंट होती है, तो अगर करंट कांस्टेंट होगी तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का इफेक्ट ही नहीं आएगा। इसीलिए इसको एसी के लिए यूज कर सकते हैं, डीसी के लिए यूज नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफार्मर का क्या काम होता है? पावर को एक वोल्टेज से दूसरे वोल्टेज पे चेंज करना। ये पावर प्रोड्यूस नहीं कर सकता, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस के प्रिंसिपल पे काम करता है। इट इज यूज्ड फॉर एसी, इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर
डीसी, जल्दी नोट कीजिए। इट इज यूज्ड फॉर एसी, कैन नॉट बी यूज्ड फॉर डीसी। आगे चलते हैं, कुछ और बातें बताऊंगा। ये थ्योरेटिकल पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है, कई बार यही पूछ लेते हैं। इट हैज वेरी हाई एफिशिएंसी, इसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है। बिकॉज, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ट्रांसफार्मर के अंदर कोई मैकेनिकल मूविंग कंपोनेंट नहीं होता, कॉइल्स होती हैं और कॉइल के बीच म्यूचुअल इंडक्टेंस के प्रिंसिपल पे काम करता है। बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी मैकेनिकल मूविंग components, मैकेनिकली मूविंग कंपोनेंट्स, इसके अंदर कोई भी मैकेनिकली मूविंग कंपोनेंट्स नहीं होते हैं, जिस कारण इसकी एफिशिएंसी बहुत ही ज्यादा होती है। मतलब पावर को एक वोल्टेज से दूसरे वोल्टेज में चेंज करने की एफिशिएंसी लगभग लगभग जो इसकी एफिशिएंसी होती है ना, वो ग्रेटर देन 95% होती है। आप सोच के देखो, आपके घर के पास जो ट्रांसफार्मर है वो चौबीसों घंटे चलता रहता है, कभी एक आध बार साल में खराब होता होगा, अदरवाइज जल्दी खराब नहीं होता, और इतनी इफिशियंसी के साथ लगातार काम करता रहता है। हम अपने आसपास जितने डिवाइसेस को जानते हैं ना, उसमें सबसे इफिशियंट डिवाइस ये ट्रांसफार्मर ही है। आपके जो मोटर होते हैं ना, मोटर पंप, इन सब की इफिशियंसी 50-60% पहुंचते पहुंचते जान निकल जाती है। तो ये सब में कहीं कुछ घूम रहा होता है, कहीं कुछ चल रहा होता है। तो जहां भी मैकेनिकली मूविंग कंपोनेंट्स होते हैं, वहां पे लॉसेस होते हैं, उनमें के बीच फ्रिक्शन होता है, बहुत तरह की चीजें होती है। इसके अंदर कोई मैकेनिकल मूविंग कंपोनेंट ही नहीं होता है, इसलिए इसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है। 95% तो नॉर्मल है, 97-98% तक भी होती है इसकी एफिशिएंसी। सो इट हैज वेरी हाई एफिशिएंसी, वोल्टेज को एक वहां से वहां पे कन्वर्ट करने के लिए, और ये डीसी में यूज नहीं करते। ठीक, तो ट्रांसफार्मर का हम काम सीख गए कि ट्रांसफार्मर होता क्या है, अभी उसको कैसे करता है ये सिखाएंगे, है ना। तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो सकता है, स्टेप अप मतलब वोल्टेज को बढ़ाएगा, स्टेप डाउन हो सकता है, स्टेप डाउन मतलब वोल्टेज को कम करेगा। अब इसका अगर बेसिक स्ट्रक्चर की बात की जाए, बिल्कुल बेसिक वाला स्ट्रक्चर बनाऊं, तो एक सॉफ्ट आयरन की कोर होती है। ये क्या है? सॉफ्ट आयरन कोर। इसके ऊपर ना कॉपर वाइंडिंग्स लगी होती है, इस तरफ भी कुछ कॉपर वाइंडिंग लगी होती है और इस तरफ भी कुछ कॉपर वाइंडिंग लगी। ठीक है, इसके ऊपर कॉपर वाइंडिंग्स लगी होती है, और इस कोर के थ्रू ये म्यूचुअली कनेक्टेड होते हैं। यहां से अपन इनपुट लगाते हैं, वी इनपुट, और कौन सा लगाते हैं? एसी, एसी इनपुट देते हैं, और यहाँ के क्रॉस हमें आउटपुट मिलता है। तो जहां से इनपुट लगाते हैं इसको बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग। प्राइमरी कॉइल कहते थे, यहाँ इसको प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग। और जहां से आउटपुट मिलता है उसको कहते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग है सेकेंडरी वाइंडिंग। इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं उसे एनपी लिखते हैं, और इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं उन्हें एनएस लिखते हैं। तो ये हो गया अपन ने इसकी वोल्टेज और इसकी वाइंडिंग का नंबर। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, होता क्या है? होता यह है कि बेटा हम यूज करते हैं सॉफ्ट आयरन कोर। तो जब मैं यहाँ प्राइमरी वाइंडिंग में एसी सोर्स लगाता हूँ, तो क्या होता है, प्राइमरी वाइंडिंग की करंट चेंज होती है, यह एक तरह से सॉलिनॉइड जैसा है। तो इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड स्टेब्लिश होती है। क्या होता है, इस करंट कैरिंग कॉइल के कारण प्राइमरी वाइंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड स्टेब्लिश होती है, जो मैग्नेटिक फील्ड इस सॉफ्ट आयरन कोर से पास होती है। और क्योंकि सॉफ्ट आयरन कोर एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है जिसका म्यू आर 1 से काफी ज्यादा होता है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड काफी ज्यादा हो जाती है ना। और यही सेकेंडरी वाइंडिंग से पास हो रही होती है ना। और
मैंने कहा ना सॉफ्ट आयरन कोर की प्रॉपर्टी होती है इसका म्यू आर बहुत ज्यादा है, तो इसमें ना लगभग लगभग हर जगह बी एक जैसा होता है। इस जो कोर बनाया ना मैंने, ये कोर, इसमें बी हर जगह एक जैसा होता है। जो चेंज किया जाता है यहाँ से देखो, जैसे वेरिएबल सोर्स है, तो जैसे मैं करंट को चेंज करूंगा तो इसकी फील्ड भी चेंज होगी। कौन सी फील्ड? जो इस कोर में फ्लो हो रही है वो भी एक जैसी चेंज होती है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने सॉफ्ट आयरन कोर यूज किया है। तो सॉफ्ट आयरन कोर के यूज होने से हर जगह बी एक जैसी है, क्योंकि बी बहुत ज्यादा हो जाती है, वो इंड्यूस होके आती है, और उसका चेंज भी हर जगह एक जैसा हो रहा है। मतलब अगर मैंने बी को 2 टाइम्स किया तो एक ही साथ हर जगह 2 टाइम्स हो जाएगा। मैंने बी को आधा किया तो एक ही साथ हर जगह आधा हो जाएगा। ठीक है, तो आप अगर ध्यान से सोचिए कि मैं आपसे लिखूं कि प्राइमरी वाइंडिंग के फ्लक्स को क्या लिखोगे, या प्राइमरी वाइंडिंग के ईएमएफ को क्या लिखोगे? इसको आप इनपुट वोल्टेज कह रहे हो, मॉड ऑफ प्राइमरी वोल्टेज। तो आप इसको लिखोगे डी फाइव प्राइमरी अपॉन डी टी, प्राइमरी कॉइल का रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, मॉड लिख रहा हूँ इसका। और डी बाई डी टी ऑफ प्राइमरी कॉइल का फ्लक्स लिखोगे नंबर ऑफ टर्न्स इनटू एक कॉइल का फ्लक्स, और एनपी बाहर आ जाएगा और ये बनेगा डी फाइव बाई डी टी। सिमिलरली मैं आपसे पूछूं वी आउटपुट क्या लिखोगे, तो इसको आप लिखोगे ई सेकेंडरी का मॉड, दैट इज डी फाइव सेकेंडरी अपॉन डी टी। सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स एन एस लिखेंगे, तो एन एस इंटू फाइव, एन एस बाहर आएगा तो डी फाइव। ये डी फाइव बाई डी टी क्या है? दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स थ्रू ईच टर्न। हर टर्न से फ्लक्स चेंज की रेट, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स थ्रू ईच टर्न। और ये सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि ये टर्न्स किससे रिलेटेड हैं, किससे कनेक्टेड हैं? सॉफ्ट आयरन कोर से, जिसमें बी सब जगह एक जैसा होगा। तो बी में जो भी चेंज होगा, फ्लक्स क्या होगा? बी इंटू ए। एक टर्न का फ्लक्स क्या होगा? बी इंटू ए। तो फ्लक्स में जो भी चेंज होगा वो बी के चेंज की वजह से होगा। अगर बी का चेंज पूरे कोर में एक जैसा है तो फ्लक्स का चेंज भी पूरे कोर में एक जैसा होता है। तो हर टर्न से जो फ्लक्स चेंज होता है ना, वो पूरे प्राइमरी सेकेंडरी में सब जगह एक जैसा होता है। यहाँ से मैं आपसे पूछूं कि वी इनपुट अपॉन वी आउटपुट कितना आएगा, तो आप कहोगे डी फाइव बाई डी फाइव बाई डी टी कैंसिल होगा और ये आएगा नंबर ऑफ प्राइमरी अपॉन नंबर ऑफ सेकेंडरी। सो यहाँ से अपने को आ जाता है वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट पूछा जाता है अपने से एक्चुअली, एंड इट इज एन एस अपॉन आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज का रेशियो। इनपुट है आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज का रेशियो इज इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी। इसको कई बार टर्न रेशियो भी बोल देते हैं। एन सेकेंडरी अपॉन एन प्राइमरी को कई बार टर्न रेशियो भी बोल देते हैं, है ना। तो ये एक बेसिक चीज सीखी अपने ट्रांसफार्मर के बारे में कि वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट को अपन एन एस अपॉन एन पी भी लिख सकते हैं, है ना? ये बहुत काम आता है अपने को, है ना, कि आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज के बीच का रिलेशन क्या है। ठीक है, एक चीज तो ये सीखी। फिर एक चीज आता है एफिशिएंसी के बारे में। एफिशिएंसी मेरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, ध्यान रखना। if nothing is mentioned, कुछ भी मेंशनड ना हो और कहीं एफिशिएंसी की कोई चर्चा ना हो, we assume 100% एफिशिएंसी। क्या एज्यूम करते हैं? 100% एफिशिएंसी। मतलब आउटपुट पावर इज इक्वल टू इनपुट पावर। आउटपुट पावर इक्वल टू इनपुट पावर होगी। आउटपुट पावर को लिखूंगा मैं आउटपुट वोल्टेज इंटू आउटपुट करंट। इनपुट पावर को लिखूंगा इनपुट वोल्टेज इंटू इनपुट करंट। तो यहाँ से आता है वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट is equal to I input upon I output and that is equal to NS upon NP।
लेकिन ये रिलेशन सिर्फ तभी लिखेंगे जब 100% एफिशिएंसी। कौन सा रिलेशन? करंट के साथ। वोल्टेज वाला तो हमेशा सही है, वोल्टेज वाला तो हमेशा सही है कि वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी। बट ये करंट वाला तभी लिख सकते हैं जब 100% एफिशिएंसी हो, और अगर एफिशिएंसी 100% ना हो तो क्या करेंगे? इफ एफिशिएंसी इज नॉट 100%, तो कोई बात नहीं, एफिशिएंसी लिख देंगे। एफिशिएंसी क्या होती है? आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इंटू 100, दैट इज आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट, इनपुट वोल्टेज, इनपुट करंट इंटू 100। दिस इज एफिशिएंसी। इसमें वैल्यूज रख देंगे, एफिशिएंसी से अपन नया रिलेशन निकाल सकते हैं, है ना? तो एफिशिएंसी 100% नहीं है तो ये फॉर्मूला लिखेंगे, 100% है तब तो अपन जान देंगे आउटपुट पावर इक्वल टू इनपुट पावर होती है। ठीक, मैं एक ही बार लिखने का टाइम दूंगा, ट्रांसफॉर्मर लिख लेना। अगर कई बार क्वेश्चन पूछ देते हैं कि एक ट्रांसफॉर्मर था जिसे हमने डीसी में लगा दिया, यहां से हमने क्या किया, एक बैटरी लगा दी, डीसी सोर्स, तो आउटपुट क्या होगा? जीरो। आउटपुट क्या होगा? जीरो। क्यों भाई? डीसी सोर्स का मतलब कांस्टेंट करंट, कांस्टेंट करंट का मतलब फील्ड चेंज ही नहीं होगी, फील्ड चेंज नहीं होगी मतलब फ्लक्स चेंज नहीं होगा, फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगी? जीरो। तो अगर हम एक ट्रांसफार्मर के बाहर डीसी सोर्स लगा दें तो इसका फ्लक्स चेंज नहीं होता है, तो अपन कहेंगे कि इसमें आउटपुट वोल्टेज क्या आएगी? जीरो। तो ये भी पता होना चाहिए। ये कुछ बेसिक बेसिक सी बातें थी ट्रांसफार्मर के बारे में, इफिशिएंसी के टर्म में, है ना? इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर आगे चलेंगे। ये लिख लिया था शायद आपने, यहाँ से लिखिए। और बेटा मैं तो ये कहता हूँ ना कि स्टेप अप और स्टेप डाउन तो अलग अलग होते ही नहीं है, एक ही ट्रांसफार्मर होता है जिसमें एक साइड कम टर्न होते हैं, एक साइड ज्यादा टर्न होते हैं, टर्न रेशियो पता होता है। अगर कम टर्न वाली साइड पे इनपुट लगा दिया, ज्यादा टर्न वाली साइड पे आउटपुट लगा दिया तो स्टेप अप हो जाएगा, और इसका उल्टा कर दिया तो स्टेप डाउन हो जाएगा। तो एक्चुअली स्टेप अप स्टेप डाउन दो टाइप के ट्रांसफार्मर नहीं होते, एक ही ट्रांसफार्मर को दो तरीके से यूज किया जाता है। स्टेप अप का मतलब कि आपको वोल्टेज बढ़ानी है, तो आप इनपुट लगाओगे जिस साइड कम टर्न होंगे, आउटपुट लगाओगे जिस साइड ज्यादा टर्न होंगे। स्टेप डाउन मतलब आपको वोल्टेज कम करनी है, तो आप इनपुट लगाओगे जिस साइड वोल्टेज ज्यादा होगी, आउटपुट लगाओगे जिस साइड, मतलब इनपुट लगाओगे जिस साइड टर्न ज्यादा होंगे, आउटपुट लगाओगे जिस साइड टर्न कम होंगे। तो एक्चुअली स्टेप डाउन और स्टेप अप अलग अलग नहीं होते हैं, उनको दो टाइप से कनेक्ट किया जाता है। मतलब हमारे पास एक्चुअली एक ट्रांसफार्मर होता है जिसमें टर्न रेशियो पता होता है कि N2 अपॉन N1 की वैल्यू मान लो 20 है, इसका मतलब 20 गुना टर्न ज्यादा है एक से, तो उसके अकॉर्डिंग अपन कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये ट्रांसफार्मर की बेसिक बेसिक सी थ्योरी थी। अब क्या है ना कि ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी होती तो 100% है, ऑलमोस्ट 100%, फिर भी एग्जैक्टली 100% एफिशिएंसी अचीव नहीं होती है क्योंकि कुछ लॉसेस होते हैं। लिख लो ये बात यहाँ सामने, क्योंकि कुछ ना कुछ लॉसेस होते हैं ट्रांसफार्मर में भी, तो उन्हीं लॉसेस को हम स्टडी करने वाले हैं, लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के न्यूमेरिकल आई थिंक आपसे हो जाएंगे, वोल्टेज आउटपुट, वोल्टेज इनपुट दिया होता है टर्न के हिसाब से। मॉड्यूल में है कुछ क्वेश्चंस, ट्राई करना। आज के बाद आप कंप्लीट मॉड्यूल सॉल्व कर सकते हो, ईएमआई की मॉड्यूल जो भी आपकी बची थी वो आप कंप्लीट कर सकते हो, है ना? तो अपना लास्ट टॉपिक है ट्रांसफार्मर का, लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। तो कहाँ कहाँ लॉस होते हैं? तो पहला तो होता है बेटा कॉपर लॉस। क्या होता है? कॉपर लॉस और हीट लॉस क्या होता है इसको, है ना? तो ये कहाँ होता है? तो जो वाइंडिंग्स होती है ना, तो वाइंडिंग्स में करंट फ्लो होती है, जो अपनी कॉपर वाइंडिंग्स है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, उसमें करंट फ्लो होती है।
दिस इज ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट, साथ साथ लिखते चलो, दिस इज ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। तो कॉपर लॉस क्यों होता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट फ्लो होती है, जिसके कारण हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के कारण लॉसेस होते हैं, है ना? और होगी, वायर में करंट फ्लो होगी तो हीट प्रोड्यूस होगी। सॉल्यूशन, इसको कैसे सॉल्व करते हैं? थिक वायर्स आर यूज्ड। एक तो वायर्स की थिकनेस ज्यादा होती है, तो वायर की थिकनेस ज्यादा होने से क्या होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, सॉरी रेजिस्टेंस कम होगा, तो हीट लॉस कम होता है। थिक वायर्स आर यूज्ड, और फिर भी हीट तो प्रोड्यूस होती ही है, तो उस हीट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए ट्रांसफार्मर में मिनरल ऑयल सर्कुलेट किया जाता है। टू एक्सट्रैक्ट हीट, आप सुनते हो कि ट्रांसफार्मर ऑयल का नाम बहुत बार। टू एक्सट्रैक्ट हीट mineral oil is circulated, mineral oil is circulated। तो ये इसका कॉपर लॉस का रीजन और उसका सॉल्यूशन। दूसरा जो होता है ना बेटा, वो होता है फ्लक्स लॉस। क्या होता है? फ्लक्स लॉस मतलब प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच फ्लक्स का लॉस होता है। फ्लक्स मतलब एनर्जी होती है एक्चुअली, है ना? जहाँ ज्यादा फ्लक्स वहां ज्यादा फील्ड मतलब ज्यादा एनर्जी। तो प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच फ्लक्स का लॉस होता है जब वो सॉफ्ट आयरन कोर से होके पास हो रहा होता है। तो फ्लक्स लॉस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं? तो इसके लिए ना एक इम्प्रूव्ड डिजाइन बहुत बार यूज किया जाता है कि अपन एक ही कोर के ऊपर दोनों वाइंडिंग लगा देते हैं, प्राइमरी भी और सेकेंडरी भी इंसुलेटेड होती है, एक ही कोर के ऊपर प्राइमरी सेकेंडरी दोनों लगा देते हैं। मतलब इसको सॉल्व करने के लिए अपन जो कपलिंग फैक्टर होता था ना, वो टेंडिंग टू 1 पे लेके जाते हैं। फ्लक्स लॉस का सॉल्यूशन क्या है कि फ्लक्स लॉस ना हो। तो फ्लक्स लॉस ना हो इसका मतलब जो हम कपलिंग कोफिशिएंट को लेके जाते हैं वो टेंडिंग टू 1 रखते हैं। टेंडिंग टू 1 मतलब कि 100% फ्लक्स एक दूसरे से पास हुआ। तो ये दो टाइप के लॉस अभी अपन ने सीखे, कॉपर लॉस और फ्लक्स लॉस। कैसे क्या होता है और सॉल्यूशन कैसे करते हैं, ठीक है? आई होप आपने लिख लिया होगा। 10 सेकेंड और दे रहा हूँ, किसी का बाकी हो तो लिख लो। दो और लॉस है। सो द नेक्स्ट इज आयरन लॉस। आयरन लॉस में दो टाइप के लॉसेस सीखते हैं। आयरन लॉस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कोर के अंदर होता है। तो आयरन लॉस में पहला होता है अपना हिस्टेरेसिस लॉस। ये मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ हिस्टेरेसिस क्या होता है ना? लॉस ड्यू टू कंटिन्यूअस मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन, लॉस ड्यू टू कंटिन्यूअस मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ कोर, है ना? तो इसमें वही जो रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी आती है, उस चक्कर में लॉसेस हो रहे होते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉफ्ट आयरन कोर इज यूज्ड। सॉफ्ट आयरन कोर इज यूज्ड, ये अपन वही सीख चुके हैं। सॉफ्ट आयरन कोर इज यूज्ड। और फोर्थ लॉ जिसको अपन थोड़ा सा डिटेल में और पढ़ेंगे, जो बी वाला है इसका, दैट इज एडी करंट। आयरन लॉस दो टाइप के, हिस्टेरेसिस लॉस है, एडी करंट, है ना? दीज आर लोकल करंट्स, local currents in core due to varying magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड के वैरी करने के कारण लोकल करंट्स प्रोड्यूस होती हैं। और इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं?
लैमिनेटेड कोर, लैमिनेटेड का मतलब होता है डिवीजन इन थिन शीट्स, लैमिनेट करने का मतलब होता है उसको थिन शीट्स में बांटना। लैमिनेटेड कोर डिवीजन इन थिन शीट्स is used instead of solid core, solid core की जगह laminated core यूज करते हैं। ये अपने लॉसेस इन ट्रांसफार्मर है, पता रखो, हो सकता है एक आध क्वेश्चन लॉसेस सही आ जाए, है ना। तो जल्दी से इसको लिख लीजिए। अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा एडी करंट के बारे में, थ्योरेटिकल डिस्कशन, बस अपना चैप्टर फिनिश हो जाए। 30 सेकंड टाइम दे रहा हूँ, जिनको लिखना है लिख लीजिए। होती है वो 100 से कुछ कम आती है, 95, 96, 97, 98। लास्ट टॉपिक है अपना, ऐसे थ्योरेटिकली समझना है, एडी करंट्स। एडी करंट क्या होती है ना, कि जब किसी मेटल में या कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड को कंटिन्यूअसली चेंज करते हैं या उसको टाइम के साथ वेरी कर रहे होते हैं, तो क्या होता है कि आप सोच के देखो, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है तो क्या होगा, ई इंड्यूस होगा, देयर विल बी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उस कंडक्टर के चार्जेस फ्लो होना चाहिए। तो वो क्या होता है ना, वो एक अपने शॉर्टेस्ट रेजिस्टेंस पाथ में फ्लो होते हैं। जैसे मान लो एक शीट है, ये मेटल की एक शीट है मेरे पास, और मेरे पास इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है जिसको मैं चेंज कर रहा हूँ क्रॉस में, तो मान लो इंक्रीज कर रहा हूँ, है ना। तो क्या होगा ना कि इस मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज करने के लिए इस शीट में ऐसी लोकल करंट्स आती हैं, these are eddy currents, this is local currents to oppose change in flux, चेंज इन फ्लक्स को अपोज करने के लिए क्या होती है, लोकल करंट, दे फॉलो लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ, लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करते हैं, तो छोटे से छोटे रास्ते को फॉलो करके अपना सर्कुलेशन कंप्लीट करते हैं। तो ऐसे बहुत सारी लोकल करंट्स फॉर्म हो रही होती है कंडक्टर के अंदर, ये लॉसेस है। क्योंकि बेटा क्या होगा ना, कि जैसे ये करंट इसके अंदर फ्लो होगी, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा उस पाथ का, तो हीट प्रोड्यूस होती है, तो जिसके कारण इसका टेम्परेचर बढ़ता है। और जो एनर्जी आ रही है, मतलब आप सोच के देखो, इसके अंदर जो करंट कारण हीट प्रोड्यूस हुई होगी, वो एनर्जी कहाँ से आ रही है, ये बाहर सोर्स दे रहा है जो उस मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहा है। तो एक्चुअली सोर्स की एनर्जी यहाँ हीट के फॉर्म में लॉस होती है, इसीलिए इसको हम एडी करंट लॉस के फॉर्म में कहते हैं, है ना। तो क्या होता है इसमें, कि ड्यू टू वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और ड्यू टू वेरिएशन इन मैग्नेटिक फ्लक्स, लोकल करंट्स आर इंड्यूस्ड, है ना, दिस इज नोन एज एडी करंट। इसको कई बार फोकल्ट्स करंट भी कहते हैं साइंटिस्ट के नाम पे, फोकल्ट्स करंट। क्यों कहते हैं, क्योंकि फोकल्ट नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था। तो ये हुई एडी करंट के बारे में बेसिक सी बात। अब एडी करंट कम कैसे कर सकते हैं, तो क्या करते हैं ना, खासकर ट्रांसफार्मर के कोर्स में, कि अपने पास एक सॉलिड क्यूबॉइड होता है कोर के फॉर्म में, तो अपन उसको क्यूबॉइड में ना रख के ना ऐसे थिन शीट्स में बांट देते हैं। तो पूरा सॉलिड क्यूबॉइड को ना रख के अपन उसको ऐसे थिन शीट्स में बांट देते हैं, क्यूबॉइड के कोर को सॉलिड ना रखते हुए क्या करते हैं, थिन शीट्स में बांट देते हैं, और दो शीट के बीच की जगह को इंसुलेटेड कोटिंग से फिल कर देते हैं। तो हमने क्या किया, सॉलिड कोर की जगह जैसे थिन शीट्स रखती, और फिर क्या करते हैं, फील इसी तरफ है ना, मतलब इन शीट्स को ऐसे रखते हैं कि शीट का प्लेन फील्ड के प्लेन में आ जाए। तो अब क्या होगा, अब जब ये फील्ड वैसे ही मान लो फील्ड इंक्रीज हो रही है, तो अब इसका देखो पाथ छोटा हो गया, अभी भी इसमें लोकल करंट जाएगी, बट इसका पाथ छोटा हो गया, तो हीट कम प्रोड्यूस होती है ना। दिस इज डिवीजन ऑफ कोर इन शीट्स
क्या किया, कोर को शीट्स में डिवाइड कर दिया और ये इंसुलेटेड सेपरेशन होता है। डिवीजन ऑफ कोर इन शीट्स में उसको बांट दिया। These sheets are arranged parallel to magnetic field। मतलब ऐसा नहीं करेंगे कि शीट ऐसे रखी और फील्ड ऐसे लगा दी, ये गलत है क्योंकि फिर इस सरफेस पे लोकल करंट आने लगेगी, है ना। नहीं, जिधर से अपने वो थिन किया है ना उधर की तरफ ही उसको उसको वैसे ही अपने को सेट करना। ठीक है, तो इसको कहते हैं इंसुलेशन सेपरेशन के साथ इसको कहते हैं लेमिनेशन ऑफ कोर, लेमिनेटेड कोर कहते हैं, लेमिनेटेड कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर, है ना। तो इससे एडी करंट लॉस कम हो जाता है क्योंकि उसका पाथ छोटा हो गया, है ना। इससे हुआ क्या, पाथ ऑफ एडी करंट रिड्यूस्ड, उसका पाथ छोटा हो गया, सो लॉस रिड्यूस्ड, लॉस रिड्यूस्ड। जल्दी लिखिए, 1 मिनट दे रहा हूँ, साथ साथ लिख भी सकते थे। ठीक है, इसका एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल दे रखा है उसमें एनसीईआरटी में कि मैग्नेट के दो पोल के बीच अगर मैं एक ऐसा मेटल शीट वाला पेंडुलम ऑसिलेट कराता हूँ, मेटल शीट है ये नॉर्थ पोल है और साउथ पोल, तो इसकी डैम्पिंग होती है। डैम्पिंग मतलब इसका एम्पलीट्यूड कम होता जाता है, क्यों, ड्यू टू एडी करंट्स, एडी करंट के कारण इसकी डैम्पिंग होती है। तो अगर मैं इसको ऐसा रिप्लेस कर दूं, ऐसा बना दूं इसका शेप, इस पेंडुलम का पूरी शीट ना रख के त्रिशूल जैसा बना दो, है ना, मतलब ऐसे स्लॉट्स बना दो इसके अंदर, है ना। तो अब वही पाथ छोटा हो गया, तो अब लेस डैम्पिंग होती है, इसकी डैम्पिंग पहले से कम हो जाती है ना। क्यों, क्योंकि हमने करंट के पाथ को छोटा कर दिया, तो इसमें डैम्पिंग इससे कम हो जाती है। इसके यूजेस भी आप सोच सकते हो कहाँ कहाँ यूज होता होगा, है ना। तो इंडक्शन फर्नेसेस वगैरह में, है ना, ब्रेक्स में, रेलवे ब्रेक्स में, रेलवेज में, मेट्रो में, मोनो रेल में, इन सब में, है ना। इंडक्शन मोटर्स वगैरह में भी यूज होता है, इंडक्शन मोटर्स में, है ना। तो इसके यूजेस भी हैं, बहुत जगहों पे इसको यूज करते हैं। जो ब्रेक्स होती है ना उसके अंदर अपन यही करते हैं कि अचानक से फील्ड को चेंज करते हैं, तो जो एनर्जी होती है वो एडी करंट के फॉर्म में लॉस हो जाती है। तो जहां हम इसका फायदा उठा पाते हैं वहाँ ये हमारे लिए यूजफुल है, जहां हम फायदा नहीं उठा पाते हैं जैसे ट्रांसफार्मर में, वहाँ ये हमारे लिए लॉस। दिस इज ऑल अबाउट एडी करंट। तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का चैप्टर यही फिनिश होता है। थैंक यू।